करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अगर खेती को मुनाफे का व्यवसाय बनाना है तो वक्त के साथ साथ खेती बाड़ी में भी बदलाव करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसा कि पिछले कुछ सालों में औषधीय फसलों की मांग तेजी से बढ़ी है, ऐसे में किसान इनकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर सर्पगंधा की बात करें तो अभी इसकी खेती करने का सही समय है, जिसके बारे में तकनीकी सुझाव दे रहे हैं वन उत्पादकता संस्थान लालगुटवा रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा। आज हम चर्चा करते हैं सर्पगंधा के बारे में, जिसे रॉयल्फिया सर्पेंटिना कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि प्रजाति होती है और जिसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन के मेडिसिन या ब्लड प्रेशर जो होता है उसके दवा के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। पूरे यदि भारतवर्ष में देखा जाए तो इसकी 3 वैरायटी है। एक सिमसील वैरायटी जो कि CMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है, और 2 वैरायटी जो है TFRI RS1 और TFRI RS2, जो कि TFRI जो मेरा पूर्व संस्थान है उस वहाँ मैंने रह करके विकसित किया है। और ये 3 प्रजाति पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध हैं और इसके सीड्स हमारे भी उपलब्ध हो सकते हैं यदि किसान बंधु चाहें तो। सर्पगंधा की खेती के लिए बलुई, दोमट और भारी भूमियां उपयुक्त होती है। साथ ही जीवाश्म युक्त भूमियों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसकी खेती के लिए गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके खुला छोड़ दें और पहली बरसात के बाद 10 से 12 टन गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। अब इसके बारे में प्रोपोगेशन या किस तरह से इसका उत्पादन करते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। इसको सीड के द्वारा उगाया जा सकता है और इसके जो रूट शकर होता है या ट्यूबर जो होता है उसके द्वारा इसको उगाया जा सकता है। सीड द्वारा उगाने के लिए जो है हम सीड प्राप्त करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं किस तरह से सीड लगे हुए हैं। इस तरह से लगे हुए सीड को आप हल्का सा रब कर दें या हल्का सा इसको रेतमार कागज या सैंड पेपर जो होता है उससे रगड़ करके, एक केमिकल होता है GA3 जिसे जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, उसके द्वारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे करके, ओवरनाइट ट्रीटमेंट दे करके हम दूसरी सुबह इसको लगा देते हैं। तो इस तरह से आपको भरपूर सीड स्टॉक जो है या सीडलिंग स्टॉक जो है आपका तैयार हो जाता है रोपण करने के लिए। सर्पगंधा की बीज द्वारा बुआई। अच्छे जीवित बीजों को छिटक कर बोया जा सकता है। अच्छे बीजों के चुनाव के लिए उन्हें पानी में 24 घंटे तक भिगो कर रखें। इस दौरान जो बीज पानी में ऊपर तैरते हैं उन्हें निकाल कर अलग कर दें। सर्पगंधा के 30 से 40% बीज ही उगते हैं, इसलिए हेक्टेयर में करीब 6 से 8 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसका बीज काफी महंगा होता है, अतः पहले नर्सरी बनाकर पौधा तैयार करना चाहिए। इसके लिए 10 गुना 10 मीटर क्यारियों में पकी गोबर की खाद डालकर छायादार स्थान पर पौध तैयार करें। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर जमीन के नीचे लगाकर हजारे की सहायता से पानी दे। 20 से 40 दिन के अंदर बीज उपजना शुरू हो जाते हैं। मध्य जुलाई में पौधे खेतों में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके रोपण की तकनीक के बारे में बताना चाहूँगा कि 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर के स्पेसिंग पे हम इसका रोपण करते हैं। इस तरह से प्रति एकड़ कम से कम 25,000 या 22,000 के आसपास पौधा लगाया जा सकता है। जड़ों द्वारा बुआई। लगभग 5 सेंटीमीटर जड़ कटिंग को खाद, मिट्टी व रेत में मिलाकर बनाई गई क्यारियों में लगाएं और क्यारियों को उचित मात्रा में पानी लगाकर नम रखें। जुलाई से अगस्त माह में जड़ों से कल्ले फूटने लगते हैं। इनको 45 गुना 3 सेंटीमीटर दूरी पर रोपित करें। 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 100 किलोग्राम जड़ कटिंग की आवश्यकता होती है। तने द्वारा बुआई। इसके लिए तने की 15 से 22 सेंटीमीटर कटिंग को जून से जुलाई माह में नर्सरी में लगाते हैं।
जब जड़ें व पत्तियां निकल आए तथा उनमें अच्छी वृद्धि होने लगे तो कटिंग को निकालकर खेतों में लगाया जा सकता है। शुरुआती अवस्था में पौधों को कीट और रोगों से बचाने के लिए रुपाई से पहले पौधों को उपचारित करना जरूरी होता है। इसके लिए पौधों की जड़ों को फफूंदनाशक दवा के घोल में 10 से 20 मिनट तक डुबा कर रखें। बरसात का समय इसकी रुपाई के लिए उपयुक्त रहता है, इसलिए आप इसकी रुपाई मध्य जून से सितंबर तक कर सकते हैं। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, हालांकि ये खाद्य पदार्थ के तौर पे यूज होता है, चूँकि इसका रूट यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसमें FIM या गोबर का जो है वो रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अधिक उत्पादकता के लिए जो है कम से कम 10 से 15 किलोग्राम खाद जो है NPK का, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, उसका यूनिफॉर्मली पूरे खेत पे आप प्रति एकड़ मिला दें और इस तरह से 0.5 बाई 0.5 मीटर के स्पेसिंग पे आप इसको लगा करके आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। और इसके उपज के बारे में बताना चाहूँ तो कम से कम 350 से 450 जो रूट यील्ड है, रूट यील्ड मीन्स इसका जो जड़ है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, क्योंकि इसके जड़ के अंदर ही रिसर्पिन कंटेंट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एल्कलाइड होता है वो मौजूद होता है। यदि मैं नेशनल लेवल की बात करूँ, जैसे कि मुख्य बाजार जो है यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में कटनी में बहुत बड़ा बाजार है इसका, रतलाम में है, रायपुर में है और धमतरी छत्तीसगढ़ में। और एक टोटल इकोनॉमिक्स यदि बात करूँ मैं तो इसको लगाने का खर्चा कम से कम 48,000 के आसपास लागत पड़ता है इसका। और इसका जो आपका टोटल जो इससे उपज मिलती है उसका कॉस्ट करीब पड़ता है 2,80,000 के आसपास, 2,20,000 के आसपास आपका शुद्ध इनकम होता है। इस तरह से ये सर्पगंधा लगा करके आप एक अमूल्य संपदा है, बिना मिट्टी के कुछ भी नहीं। लेकिन तेज हवा और बारिश, पानी से लाखों टन मिट्टी का कटाव हो जाता है और मृदा कटाव के कारण ऐसी भूमियां धीरे धीरे बंजर बन जाती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की फसलों को नहीं लिया जा सकता। तो ये मृदा कटाव की समस्या क्यों आती है और इसे कैसे रोका जाए, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिट्टी कृषि का आधार है, जो मनुष्य की जरूरतों जैसे खाद्य, ईंधन और पशुओं के लिए चारे की पूर्ति करती है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मिट्टी के संरक्षण के प्रति खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। किसान भाइयों, भूमि की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत का हवा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ही मिट्टी का अपरदन है। देश भर में हर साल लगभग 5 मिलियन टन से भी अधिक मिट्टी का अपरदन होता है, जिससे समझा जा सकता है कि यह समस्या कितनी गंभीर है, क्योंकि इससे लाखों एकड़ भूमि खेती की दृष्टि से खराब हो रही है। इस प्रकार उपजाऊ मिट्टी नष्ट होकर नदियों में पहुंच जाती है और गाद जमा होकर पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता है, जो आगे चलकर बाढ़ का कारण बनती है। मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण पेड़ों को नष्ट कर देने से जमीन पर हवा और पानी का बहाव तेज हो जाता है। वर्षा होने पर पहाड़ी ढालों पर खेती करने से भी मिट्टी का कटाव शीघ्र होने लगता है। आजकल पेड़ों का जलाना, काटना आम सा हो गया है। यह भी मृदा कटाव का मुख्य कारण है। कई बार अपने राज्य में तेज आंधियां चलती है, जिससे मिट्टी के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मृदा कटाव किस प्रकार से हो रहा है, जिससे उपजाऊ भूमि की कमी होती जा रही है। मृदा अपरदन के दुष्परिणाम नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन और कृषि योग्य भूमि का नष्ट होना है। वनस्पति नष्ट होने से इमारती और जलाऊ लकड़ी की समस्या होने के साथ ही वन्य जीवों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से खेत, घर, सड़कों का विनाश होता है, जिससे काफी नुकसान होता है। मृदा कटाव को रोकने के उपाय: पेड़ पौधों और वनस्पतियां मिट्टी के अपरदन को कम करती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और इन्हें बहने से रोकती है।
वनस्पति की एक और विशेषता है कि वनस्पति हवा और पानी के वेग को भी रोकती है। इस प्रकार आंधी या बाढ़ का वेग कम हो जाता है। वनस्पतियों की जड़ें जल को सोख कर रखती हैं और तने हवा की गति को रोकते हैं, जिससे मृदा का कटाव कम होता है। मृदा कटाव रोकने के कुछ उपायों को अपनाकर किसान अपरदन को कम कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। वृक्षारोपण करना और वृक्षों के समूल नष्ट ना करना, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करना और विशाल जलाशय बनाना, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाना और ढाल के आर पार जुताई करना, पशु चराई को नियंत्रित करना, कृषि योग्य भूमि को कम से कम परती छोड़ना, ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर मृदा अपरदन की इस गंभीर समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है और खेती करके किसान फसलों से अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।